हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। तो राघवेंद्र सर आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। जी हाँ, क्लास 10th में अगर हम साइंस की बात करें, साइंस में भी फिजिक्स की चैप्टर की बात करें तो 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, लाइट हो गया, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इन चारों चैप्टर के कंबाइंड टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो ये सेशन अगर आपने देख लिया तो आपके सारे फिजिक्स के चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन सबसे पहले, क्या आप मुश्किलों से परेशान हो, घबरा रहे हो? तो भैया एटीट्यूड पालो, ऐसा एटीट्यूड कि मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हम हर हाल में जीने का हुनर जानते हैं। तो मुश्किलें आपसे पंगा नहीं लेंगी अगर आप दंगल लड़ने की इच्छा रखते हो। जी हाँ, तो ये समय दंगल लड़ने का है मुश्किलों से, और जो मुश्किलों से लड़ता है विजय वही होता है। तो बिल्कुल घबराइए मत, पढ़ते रहिए। चलिए सेशन आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन सारे ऑब्जेक्टिव हैं, आपको आंसर टिक करना होगा, मतलब ऑप्शन देखकर सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए ऑप्शन में पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। The image formed by a concave mirror is observed to be a real inverted and larger than the object। एक कॉन्केव मिरर है जो कैसा इमेज बना रहा है? रियल बना रहा है, इन्वर्टेड बना रहा है और ऑब्जेक्ट से बड़ा बना रहा है। तो वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए? बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, beyond the center of curvature and between the pole and its principal focus। तो थोड़ा रे डायग्राम बना लेते हैं। तो अगर ये मैं कनकेव मिरर बनाऊं तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया अगर फोकस, तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख दूं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी और इक्वल साइज की बनेगी। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट को उठाकर आगे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दूं तो जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। तो यानी आपको ऑब्जेक्ट कहां रखना होगा? वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो आंसर है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ए। क्लियर? और अगर इसी क्वेश्चन में ये कह देता कि एक इमेज बन रही है कॉन्केव मिरर द्वारा और वो इमेज कैसी बन रही है? रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तब आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा? तब ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा आपका सी पर, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को हम सी पर रखते हैं, कॉन्केव मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट को आप सी पर रखोगे तो इमेज भी सी पे बनेगी और बराबर साइज की बनेगी। तो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को करीब लाते हो कॉन्केव मिरर के सामने, इमेज दूर होता जाता है और उसकी साइज बढ़ती जाती है। डन? क्लियर? चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा इसका रे डायग्राम। आप देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, तो इमेज बियॉन्ड सी बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड और बड़ी बन रही है, यानी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए प्रोटॉन मूविंग नॉर्थ enters a uniform magnetic field directed east, find the direction of force acting on it। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है, ऐसा कौन सा रूल अप्लाई करेंगे तो हमें फोर्स का डायरेक्शन पता चल जाएगा? तो हमको ये पता है कि जब भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हो तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। कौन सा रूल? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो आपको इस क्वेश्चन में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है और आपको फोर्स का डायरेक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो फोर फिंगर है ये किसका डायरेक्शन बताता है? मैग्नेटिक फील्ड का। और ये मिडल फिंगर करंट का। तो प्रोटॉन किधर मूव कर रहा है? नॉर्थ जा रहा है। तो जिधर प्रोटॉन जा रहा है, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उधर हम मान सकते करंट जा रहा है, यानी करंट का डायरेक्शन हम किस डायरेक्शन में लेंगे? जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। और अगर यहीं प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन दिया होता तो अगर इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ तो करंट का डायरेक्शन क्या ले लेते? जस्ट अपोजिट, यानी साउथ। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है
वही डायरेक्शन होता है करंट का। तो यहाँ प्रोटॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो बोर्ड है ये नॉर्थ है, तो अपने में लेफ्ट हैंड का ये जो मिडल फिंगर है जो करंट को बताता है, ये मैं किधर रख लेता हूं, मैं इसको रख लेता हूं नॉर्थ की तरफ, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, ईस्ट की तरफ, तो ये नॉर्थ है तो ये ईस्ट हुआ। तो ये जो थंब है वो किधर है, डाउनवर्ड, तो इस फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी यानी डाउनवर्ड, ठीक है। ए नहीं होगा, बी होगा, ठीक है। यहां बी होगा, ए नहीं होगा, बी होगा, ठीक है। देख लो आपका करंट किधर है, नॉर्थ में, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट के तरफ है, तो जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लगेगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बात समझ में आ गई, क्लियर क्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, उसका रेजिस्टेंस R है। एक दूसरा कंडक्टर जिसका लेंथ 2L है, रेजिस्टेंस R है, सेम मटेरियल का बना है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों, इसे 2 स्टेप में हमको सॉल्व करना है। तो आपके पास 2 कंडक्टर है, 2 वायर हैं, 2 कंडक्टर, तो वायर या कंडक्टर एक ही चीज है, ठीक है। तो इसको 2 स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट वायर की बात करें, फर्स्ट वायर, तो फर्स्ट वायर के लिए लेंथ L है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया A है, रेजिस्टिविटी रो ले लेते हैं, और रेजिस्टेंस कितना दिया है, R। तो यहां R इजकल टू क्या लिख सकते हैं, रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया, लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब सेकेंड वायर के लिए अनदर कंडक्टर यानी सेकेंड वायर। अच्छा सेकेंड वायर ध्यान से देखो, सेम मटेरियल का बना है, तो ये इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है, सेम मटेरियल का मतलब कि रेजिस्टिविटी सेम होगी। तो इसकी रेजिस्टिविटी वायर 1 की हमने रो माना था, तो दूसरे की भी क्या लेंगे, रो लेंगे, ठीक है। लेंथ क्या है दूसरे कंडक्टर का, 2L, तो यहां L की जगह क्या लिख देंगे, 2L लिख देंगे, ठीक है। इसका एरिया A' ये निकालना है, और दूसरे वायर का भी जो रेजिस्टेंस है वो R है, ठीक है। तो अब हम इसका एरिया A' निकालना है, कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। तो यहां अगर मैं R लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, R इजकल टू रो इंटू लेंथ कितना है 2L अपॉन A'। अब ये R और ये R, ये भी R की वैल्यू है, ये भी R की वैल्यू है, तो मैं दोनों को बराबर कर सकता हूं, जी हाँ, क्योंकि दोनों R की ही वैल्यू है, तो दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूं, जी हाँ इक्वल कर सकता हूं। तो ये रो L अपॉन A इजकल टू हो जाएगा रो 2L अपॉन A'। तो रो से रो L कट गया, इधर भी रो L कट गया, तो A' हमको निकालना था, A' क्या आ गया, A' इजकल टू 2A। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, सी। क्लियर, सी इज द राइट आंसर। देख पा रहे हो आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको 2 बार में सॉल्व करना है, और पहले से सेकंड केस में आपको रिलेशन बनाना है, या हो सकता है वैल्यू पुट करना हो। जैसे मैंने क्या किया, यहां R की वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दिया, ठीक है, बस ये वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी, कैंसिल आउट हो गया, और A' जो फाइंड आउट करना था वो आपका फाइंड आउट हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा इस तरीके से सॉल्व होंगे। हो सकता है एरिया पूछा था, हो सकता है लेंथ पूछ ले, हो सकता है रेजिस्टेंस पूछ ले। और ये ध्यान रखना, अगर मटेरियल सेम है तो रो सेम होगा, तो रो आप मान लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डायग्राम दिख रहा है, अब डायग्राम देखने से लग रहा है कि ये डायग्राम किसका है, ये कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर के सामने ये जो ऑब्जेक्ट है, कॉनकेव मिरर के सामने ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इसके मैग्निफिकेशन के बारे में सही ऑप्शन क्या होगा। अब हमको ये पता होना चाहिए कि अगर कॉनकेव मिरर के सामने अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दें तो इमेज कहां बनेगी, कहां बनेगी, कैसी बनेगी। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को
कॉनकेव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज की बनेगी। अब क्योंकि इमेज रियल बन रही है तो m का साइन क्या होगा, माइनस होगा, और क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट या साइज बराबर होगी तो m की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 1। तो ये किस ऑप्शन में है, यहां साइन पॉजिटिव है, इक्वल टू 1 गलत हो गया, साइन पॉजिटिव वैल्यू मोर देन 1 गलत हो गया, साइन नेगेटिव वैल्यू इक्वल टू 1, हाँ सी ऑप्शन होगा बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा। ऐसे पता करते हैं, क्योंकि वर्चुअल इमेज होता है तो m का साइन क्या होता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज के केस में m का जो साइन होता है मैग्निफिकेशन का साइन प्लस होता है, और रियल इमेज के केस में m का साइन माइनस होता है। तो यहां रियल इमेज बन रही थी तो m का साइन माइनस, और इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर बनता है इसीलिए m का वैल्यू 1, ठीक है, इक्वल टू 1। चल आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा सी ऑप्शन निकल के आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा है, देखते हैं, पढ़ते हैं। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 3 incandescent bulb A, B, C of rating 40 watt, 60 watts, 100 watt respectively are connected parallel to an electrical source. Which of the following is likely to happen regarding their brightness? यानी आपको 3 बल्ब दिए हैं और तीनों का पावर दे रखा है। बल्ब ए का पावर 40 वॉट, बल्ब बी का पावर 60 वॉट और बल्ब सी का 100 वॉट, और तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन रिगार्डिंग देयर ब्राइटनेस। अगर क्वेश्चन, ध्यान रखना ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है ताकि आप ब्राइटनेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इस वैरायटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप सॉल्व कर सको। अब यहां कंसेप्ट क्या लगता है, अगर आप दुकान से बल्ब खरीदते हो तो वो बल्ब जो ज्यादा पावर का है वो ज्यादा रोशनी देगा, यानी उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो सबसे ज्यादा पावर किसका है, सबसे ज्यादा पावर सी बल्ब का है 100 वॉट, तो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस किसकी होगी, सी की होगी। उससे कम पावर बी का तो उससे कम ब्राइटनेस बी की, और उससे कम पावर 40 वॉट का तो उससे कम ब्राइटनेस ए की। तो यानी अगर ब्राइटनेस का सही सीक्वेंस देखें तो जो पावर का सीक्वेंस है वही ब्राइटनेस का सीक्वेंस होगा। सबसे ज्यादा ब्राइट कौन, सी, उससे कम बी, और सबसे कम ब्राइट कौन जलेगा, बल्ब ए जलेगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ब्राइटनेस ऑफ ऑल द बल्ब विल बी सेम, गलत। जब सारे बल्ब की पावर सेम नहीं है तो ब्राइटनेस कैसे सेम होगी। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए विल बी द मैक्सिमम, गलत। सी की मैक्सिमम होगा, ब्राइटनेस ए का तो मिनिमम होगा, गलत। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन दैट ऑफ ए, बी बल्ब की ब्राइटनेस ए से ज्यादा होगी, हाँ बिल्कुल। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब सी विल बी लेस देन दैट ऑफ बी, गलत। तो हमारा सही ऑप्शन क्या आ गया, सी, ये हो गया हमारा सही आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व होता है अगर आपको कोई कंसेप्ट बता दे। तो मैंने कोई कंसेप्ट बता दिया, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ बल्ब। और कभी कभी हो सकता है कि आपको पावर दिया ना हो लेकिन आपको वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस दिया हो, जहां से आप पावर निकाल लो और फिर पावर से ब्राइटनेस निकाल लेना। यानी कि पावर का सीक्वेंस पता होगा कि किसका पावर ज्यादा किसका कम, तो ब्राइटनेस भी डिसाइड कर सकते हो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये रहा कंसेप्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड्स ए वायर हैविंग डायमीटर d and length l as shown above, ठीक है। A decrease in the resistance of the wire would be produced by increase in the। अब आप ये देखिए कि यहां आपको जो वायर दिया हुआ है, इस वायर में ये आपका वायर है कॉपर का या जो भी है, ऊपर ये जो एरिया है ये वाला, ये प्लास्टिक का इंसुलेशन है। आपने भी देखा होगा घरों में जो तार होती है, तार के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, नहीं तो अगर हम तार, नंगी तार को छू लें तो करंट लग जाए ना।
तो इसीलिए तार के ऊपर आपने देखा होगा प्लास्टिक होता है। तो तब जब तारों को जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा ब्लेड से, जो इलेक्ट्रिशियन आता है वो ब्लेड से पहले तारों को ऊपर की प्लास्टिक को छिलता है और फिर तार जोड़ता है ना। तो जब हम ये पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो ये लेंथ किसका है, ये लेंथ वायर का है, ये लेंथ वायर का है। एरिया ए किसका है, वायर का है। अब क्वेश्चन में बोलना है डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी प्रोड्यूस्ड। अगर मुझे रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है तो मुझे वायर की लेंथ को कम करना पड़ेगा या तो एरिया बढ़ाना पड़ेगा। एरिया बढ़ाने के लिए मैं डायमीटर या रेडियस बढ़ा सकता हूं, किसका, वायर का, प्लास्टिक कोटिंग का नहीं, क्योंकि प्लास्टिक कोटिंग में से करंट थोड़ी जा रहा है, करंट इस ब्लैक पोर्शन में से जा रहा है, ऊपर की जो प्लास्टिक कोटिंग उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अगर मुझे क्या करना है, डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में डिक्रीज करना है तो क्या करना होगा, बताओ क्या करना होगा, डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस। तो मैं लेंथ बढ़ा दूं क्या, अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर दूंगा बाय एन इंक्रीज इन द लेंथ, लेंथ इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस तो बढ़ जाएगा, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। डायमीटर ऑफ द वायर, मैं वायर का डायमीटर बढ़ा दूं, डायमीटर बढ़ा दूंगा वायर का तो रेडियस, उसका मतलब बढ़ गया, रेडियस बढ़ गया तो एरिया बढ़ गया, और एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। हाँ, ये ऑप्शन सही लग रहा है। टेम्परेचर ऑफ द वायर, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक इंसुलेशन, प्लास्टिक इंसुलेशन की थिकनेस से क्या लेना देना, तो इसका साफ साफ आंसर है आपका बी, क्लियर। तो इसका आंसर होगा बी, यहाँ बी होगा, गलती से डी लिखा गया, बी होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप वायर का, प्लास्टिक इंसुलेशन का नहीं, केवल वायर का, ठीक है, ये वायर है, वायर के ऊपर ये प्लास्टिक की कोटिंग है, तो आपको लेना देना वायर से है ना। तो वायर का अगर आप एरिया बढ़ा दो, एरिया कैसे बढ़ सकता है, डायमीटर बढ़ा दो, तो डायमीटर बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ेगा, और एरिया और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायमीटर आप इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, जो कि पूछा था। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। डन, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ohm is stretched to double its length, then determine the value of resistance। मतलब क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 1 ohm है और इसे हम स्ट्रेच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच, और ऐसा स्ट्रेच कर रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है वो डबल हो जा रही है। यानी अगर ये L लेंथ का था तो स्ट्रेच के बाद ये 2L का हो गया, मतलब उसकी लेंथ बढ़ गई। तो फिर इस स्ट्रेचिंग के बाद इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पहले जब वायर को हमने स्ट्रेच नहीं किया था तो उसका लेंथ मानना पड़ेगा L, एरिया भी हमने मान लिया A, ठीक है। और जब वायर को हमने स्ट्रेच किया तो लेंथ आपका हो गया चेंज होकर, लेंथ L से 2L हो गया, एरिया कितना हो गया ये हमको पता करना है, तो एरिया को हमने ले लिया A'। अच्छा, दोनों एक ही मटेरियल के बने हैं तो दोनों का रो तो सेम होगा, ठीक है। अब जब भी स्ट्रेचिंग वाला केस आए तो याद रखना, जब वायर को स्ट्रेच करोगे तो लंबाई बढ़ेगी तो जो चौड़ाई है वो कम होगी, एरिया कम होगा, लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना। तो ये जो A' है ये मैं निकालूंगा कैसे, मैं वॉल्यूम सेम रहेगा इस कंसेप्ट को यूज कर सकता हूं। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो इसका वॉल्यूम अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, और स्ट्रेचिंग के बाद जो वायर है उसका वॉल्यूम निकालूंगा तो हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, एरिया A' और लेंथ 2L। अब ये दोनों वॉल्यूम सेम रहेगा। अगर एक बाल्टी पानी में जितना वाटर है, पानी है, मैं उसे किसी दूसरे बर्तन में, सिलेंडर में बदल दूं, ठीक है, लेकिन पानी का अमाउंट, वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, शेप चेंज हो जाएगा लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो इन दोनों का अगर मैं बराबर करता हूं तो A इंटू L इजकल टू A' इंटू 2L।
तो ये L से L कट गया, A डैश आ गया आपका कितना, A/2 के बराबर। तो ये जो A डैश आया है ये एक्चुअली में आ गया है A/2। तो हमने A/2 के रेस्पेक्ट में क्यों निकाला, ताकि हम रेजिस्टेंस निकाल सके। अब इसका रेजिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो रेजिस्टेंस है कितना, 1 ओम। तो 1 ओम इक्वल टू रो इंटू लेंथ अपॉन ए। अब इस स्ट्रेचिंग के बाद वायर है उसका रेजिस्टेंस निकालोगे तो ये हो जाएगा रो इंटू 2L, लेंथ कितना है 2L, अपॉन एरिया कितना है A/2। तो ये हो जाएगा 4L रो L अपॉन ए। अब रो L अपॉन ए की वैल्यू है 1 ओम, तो मैं यहाँ रो L अपॉन ए की जगह क्या लिख सकता हूँ 1। तो 4 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका 4 ओम। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। बात समझ में आ गई। तो रो L अपॉन ए की वैल्यू 1 ओम मैंने यहां पुट कर दी, रो L अपॉन ए की जगह 1 ओम और 4 का 4, तो 4 इंटू 1 4 ओम इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है। तो हमने अगर A डैश को A के टर्म्स में नहीं निकाला होता तो कैसे कैंसिल आउट होता और कैसे आप आंसर निकालते, इसीलिए A डैश को हमने A के टर्म्स में निकाला है। तो ये सीखने वाली बात है। और कैसे निकाला है, वॉल्यूम सेम रखकर। तो ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो जब भी स्ट्रेचिंग वाला क्वेश्चन आएगा आप वॉल्यूम सेम रहेगा, ये कंसेप्ट अप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है। ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड 4 मीटर। मतलब 4 मीटर से दूर ऑब्जेक्ट को वो पर्सन देख ही नहीं पा रहा है, यानी वो 25 सेंटीमीटर पर रखे ऑब्जेक्ट्स को तो देख पा रहा है, लेकिन 4 मीटर के बियॉन्ड नहीं देख पा रहा है, इसके आगे का नहीं देख पा रहा है। यानी उसको सिर्फ कितना दिखाई दे रहा है, 4 मीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर के बीच का दिखाई दे रहा है। तो 25 सेंटीमीटर क्या होता है, नियर पॉइंट। लेकिन हमारे आंखों का फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी। लेकिन वो फार पॉइंट आंखों के करीब आ गया है, आंखों से सिर्फ 4 मीटर दूर। तो फार पॉइंट इन्फिनिटी से आगे आकर, आंखों के करीब आकर, आंखों से कितने दूरी पर आ गया है, 4 मीटर पे। तो इसका मतलब फिर आगे, इसके आगे कितने भी ऑब्जेक्ट रख दो वो क्या दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे। तो इसके आगे के ऑब्जेक्ट यानी दूर के हुए कि पास के, दूर के। और किस बीमारी में, किस आई डिफेक्ट में हमको दूर का नहीं दिखाई देता, मायोपिया में। यानी इस पर्सन को कौन सी बीमारी है, कौन सा आई डिफेक्ट है, मायोपिया है। और मायोपिया को ठीक कैसे करते हैं, कॉनकेव लेंस से। तो क्वेश्चन में पूछा है कि दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग लेंस। तो लेंस कौन सा ऑप्शन होगा, तो हमेशा वही होगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस का पावर माइनस में होता है। तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए क्योंकि पावर प्लस में है। क्लियर। तो कॉनकेव लेंस जिसका पावर माइनस में होता है, तो पावर कैसे निकालेंगे। अब ये फोकल लेंथ क्या हो गया, अगर 4 मीटर तक के ऑब्जेक्ट को देखना है तो फोकल लेंथ क्या होगा, 4 मीटर होना चाहिए। क्लियर। तो पावर हो जाएगा 1/f। तो f कितना है, 4। इसको फोकल लेंथ लेंगे क्योंकि आपको इतने तक देखना है। तो जितने दूर ऑब्जेक्ट है अगर उतने दूर देखना है तो उतना भी फोकल लेंथ भी होना चाहिए। यानी आंखों का जितना फोकल लेंथ होगा उतने दूर के ऑब्जेक्ट देख पाओगे। अगर आंखों का फोकल लेंथ जो मिनिमम 25 है, मान ले मैक्सिमम 10 मीटर है, तो यानी 10 मीटर तक का दिखाई देगा। अगर आंखों का फोकल लेंथ बढ़कर 2 किलोमीटर हो गया तो इसका मतलब 2 किलोमीटर तक के ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं, है ना। तो ये आपका फोकल लेंथ हो गया। तो यहां से हो गया -1/4 यानी 0.25 डायप्टर। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, -0.25 डायप्टर। ठीक है, क्लियर। चलिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। और अगर यही बोल देता कि एक पर्सन है जिसे पास का नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर बीमारी कौन सी हो जाती है, हाइपरमेट्रोपिया। तो उसे किससे ठीक करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस से। कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है, प्लस। तब आप फिर प्लस वाला ऑप्शन टिक करते सॉल्व करके। ठीक है। नेक्स्ट, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय कन्वर्जिंग लेंस is real inverted and is of magnification -0.8. What is the position of object in front of lens? कन्वर्जिंग लेंस बोला है तो मतलब कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस जो है
वो किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना रहा है वो कैसा इमेज बना रहा है, रियल, इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन कितना है -0.8। तो आपको ये बताना है कि फिर ऑब्जेक्ट कहां रखा है। तो ये देखो बेटा, ये जो मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू दे रखा है इससे बहुत कुछ साबित होता है। मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है -0.8, तो माइनस ये बता रहा है कि इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। और m की वैल्यू क्या है, 0.8। 0.8 मतलब 1 से कम, और 1 से कम मतलब जो इमेज का साइज है वो क्या है, छोटा है। किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन। लेकिन बहुत छोटा नहीं है, थोड़ा सा छोटा है ना। मतलब ऐसा समझ लो कि अगर ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर लंबा है तो इमेज 80 सेंटीमीटर लंबा है, ऐसा समझ लो। तो इमेज जो है वो हाइट में इमेज ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में छोटी है। अब आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट कहां होगा। तो जरा सोचो, अगर कॉन्वेक्स लेंस लें हम, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के करीब लेते जाते हैं तो इमेज दूर जाती है और बड़ी होती जाती है। हमने ये पढ़ा है कि जब ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी डबल फोकस पे रखो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यानी डबल फोकस पे बनती है, रियल बनती है और सेम साइज की बनती है। तो ये तो सेम साइज वाला कंसेप्ट है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को इसके पहले यानी सी के बियॉन्ड कहीं यहां रखो तो ये इमेज कहां बनेगी, एफ और सी के बीच में बनेगी और छोटी बनेगी। तो यानी ये वाला केस है कि इमेज छोटी कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड हो, कुछ ऐसा देखो। तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो या बियॉन्ड 2f हो तो जो इमेज बनती है वो f और 2f के बीच में बनती है, राइट साइड बनती है और इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, बियॉन्ड 2f या बियॉन्ड c। तो मैं क्या टिक करूंगा, ए टिक करूंगा, क्योंकि अगर इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस पे बनेगी बहुत छोटी, बियॉन्ड सी रखोगे तो फोकस और 2f के बीच में बनेगी छोटी, बहुत छोटी नहीं, छोटी। फिर सी पे रखोगे तो सी पे ही बनेगी बराबर। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे ऑब्जेक्ट को मैं करीब ले जा रहा हूं इमेज फोकस से दूर जा रही है और साइज में बड़ी होती जा रही है। एक समय आया कि दोनों बराबर हो गए और फिर और करीब ले जाओगे तो इमेज और आगे चली जाएगी और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, आपको यहां ग्राफ दे रखा है करंट और टाइम का। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm वेरीज विद टाइम एज शोन इन फिगर। यानी टाइम के साथ किसी वायर में जो करंट वेरी कर रहा है उसका ये ग्राफ दे रखा है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन 3 सेकेंड वुड बी। तो 3 सेकेंड में कितना हीट जनरेट होगा। अब आप ये बताइए हीट का निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो अब आप कहोगे कि सर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लगाएंगे और I² RT से हम सॉल्व कर लेंगे। अब आपका R सेम है, T सेम है, 3 सेकेंड। ठीक है, क्लियर। और I निकालना है, मतलब I आपका अलग अलग है, क्योंकि अगर हम ये देखें ये टाइम एक्सिस है ना, ये टाइम एक्सिस है, क्लियर। तो ये 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड और ये 1 सेकेंड। तो हम तीनों के लिए अलग अलग सेपरेट सॉल्व करेंगे। तो पहले हम स्टार्टिंग फर्स्ट सेकेंड, पहले सेकेंड के लिए करते हैं, है ना। तो पहले सेकेंड के लिए अगर हम I की वैल्यू देखें तो मैं यहां डॉट लगा देता हूं। A और D, अगर हम A और D के लिए देखें, A और D के लिए देखें तो यहां टाइम कितना हो गया, 1 सेकेंड। R की वैल्यू कितनी है, 2 ohm। और 1 सेकेंड में करंट की वैल्यू कितनी है, 3 एम्पियर। AD मतलब इतने एरिया के लिए। ठीक है, अब आ जाओ D से G के बीच में, यहां के लिए देखो
टाइम कितना हो गया, तो ये टाइम है 1 सेकेंड, रेजिस्टेंस वही 2 ओम, और आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू कितनी हो गई बताइए, ये हो गई 2। अब -2 का मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया, लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड तो 2 हो गया ना, तो ये हो गया आपका 2 एम्पियर। अब G से J, तो G से J में अगर देखें तो अगेन टाइम कितना 1 सेकेंड, रेजिस्टेंस 2 ओम, और G से J के केस में जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है 1 एम्पियर। तो यही फॉर्मूला पहले यहां लगा दो, फिर यहां लगा दो, फिर यहां लगा दो, और फिर ऐड कर दो, आ जाएगा। तो अगर मैं A से D में लगाऊं तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई कितना था 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 2, इंटू टाइम कितना है 1, तो 3 3 9 2 18 आ गया। ठीक है, क्लियर। तो इतने दूर का कितना आ गया जूल, 18 जूल। अब इतने एरिया का सॉल्व करते हैं कि इतने एरिया में कितना करंट प्रोड्यूस हुआ, है ना। आपको तीनों केस में निकालकर ऐड करना है। तो अगर हम दूसरे केस में डी और जी में करेंगे तो अगेन वही फॉर्मूला लगाओगे। आई कितना है, आई की वैल्यू 2 है। देखो ये जो ग्राफ है इस पे वाई एक्सिस करंट की वैल्यू बता रहा है ना। अब यहाँ माइनस का मतलब करंट का डायरेक्शन बदल गया, मैग्नीट्यूड 2 एम्पियर है, ये देखो 2 एम्पियर है ना, बस माइनस ही बता रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो अब लगाओ तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, आर वही है, टाइम वही है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 जूल। ठीक है, क्लियर। अब तीसरा केस G से J, अगर हम G से J देखें तो H इक्वल टू आई कितना है, आई है आपका 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 जूल। अब तीनों को ऐड कर दो, तो तीनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 18 जूल प्लस 8 जूल प्लस 2 जूल, तो 8 2 10 और 10 18 28 जूल। तो जो टोटल हीट प्रोड्यूस होगी वो 28 जूल के बराबर होगी। तो ये रहा आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ग्राफ में आप देख रहे हो करंट का टाइम के साथ ग्राफ दिया था। अब टाइम को हमने 3 सेकंड बोला था, तो 1 सेकंड के 3 इंटरवल में हमने डिवाइड कर लिया और तीनों इंटरवल में हमने हीट निकाल लिया। बस बदल क्या रहा था, आई की वैल्यू। तो देखो आई की वैल्यू बस बदल रही थी, टाइम और रेजिस्टेंस सेम था, और इसी फॉर्मूले को 3 पार्ट लगाया, तीनों को ऐड कर दिया, टोटल हीट पता चल गई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आ गया कुछ ही बच्चे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वाई। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा, जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो और एंगल दिया हो तो हम क्या लगाते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसमें किसको सेकंड और किसको फर्स्ट मीडियम मानेंगे। तो लाइट किधर से आ रही है, लाइट मीडियम वाई से आ रही है और मीडियम एक्स में जा रही है, तो सेकंड मीडियम कौन हो जाएगा, मीडियम एक्स, और जिधर से आ रही थी वो हो जाएगा फर्स्ट मीडियम। तो मीडियम एक्स का मीडियम वाई के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्नेल्स लॉ से निकलेगा, यानी साइन आई अपॉन साइन आर से निकलेगा। अब एंगल आई कितना है, तो एंगल आई नॉर्मल के साथ देखें तो 30 डिग्री, और एंगल आर, तो नॉर्मल के साथ ये जो एंगल आर है वो आपका 60 डिग्री। तो बस इसकी साइन वैल्यू ले लो, साइन आई मतलब 30 डिग्री अपॉन साइन आर मतलब साइन 60 डिग्री। तो साइन 30 मतलब 1/2, साइन 60 मतलब √3/2। तो ये 2 नीचे आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/√3। ठीक है, क्लियर। तो ये याद रखना,
क्वेश्चन स्नेल्स लॉ से हमने सॉल्व किया है। बस एंगल का ध्यान रखना, हमेशा एंगल नॉर्मल के साथ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ए लॉन्ग वायर, एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है और इससे आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है और जो वायर में करंट फ्लो हो रहा है वो आई है। अब ये बोला है कि द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 2r, यानी करंट नहीं बदला, करंट सेम है, बस उसी वायर से अब दुगनी दूरी पर पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर से जितना आप दूर जाते हो मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द वायर होता है। तो आपका डिस्टेंस क्या हो गया, r से 2r, यानी डबल हो गया। तो अगर डिस्टेंस डबल हो गया है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी यहां मैग्नेटिक फील्ड b/2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां आपका आंसर क्या होगा, बी। तो ध्यान रखना, किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से जितना आप दूर जाते हो मैग्नेटिक फील्ड उतना घटता जाता है। और रिलेशन क्या है, रिलेशन है इनवर्स रिलेशन, B is inversely proportional to D, यानी डिस्टेंस को दुगना करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आधा हो जाएगा, डिस्टेंस को आधा करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा, डिस्टेंस को 3 गुना करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड 1/3 हो जाएगी, ये मतलब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एंट वॉज इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एज शोन बिलो, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये उसका फोकस, ये उसका डबल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में एंट है। अब एंट की जो इमेज बनेगी, तो 4 ऑप्शन दे रखा है, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी सही इमेज होगी। तो इमेज सही कैसी होगी, कैसे पता करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को जब हम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस पे रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है, तो इमेज बनती है वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज, और वो भी किधर, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही, यानी इमेज यहां बनती है लगभग। तो यानी कि इस चीटी जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो इमेज बनेगी यहां सीधी बनेगी और बड़ी बनेगी। तो पहली बात जो उल्टी इमेज है वो तो हम सीधे सीधे काट दें, ये उल्टी है, ये उल्टी है। अब सीधी इमेज ये भी है, सीधी इमेज ये भी है, लेकिन इमेज बनेगी कैसे, बड़ी, मैग्नीफाइड। तो मैग्नीफाइड इमेज कौन सी है, तो इसके कंपैरिजन में ये बड़ा है, तो आपका आंसर सी जाएगा। डन, देख लीजिए इसी रे डायग्राम को, मतलब यहां ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, इसी ऑब्जेक्ट की जगह क्या रख दिया है, चीटी। तो देखो इस चीटी की जो इमेज बनेगी यहां वर्चुअल बनेगी और बड़ी बनेगी, बस यही क्वेश्चन था। अब एग्जाम में हो सकता है चीटी की जगह कोई दूसरा जानवर दे दे, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट दे दे, तो कंसेप्ट वही है, बस पूछने का अंदाज, तरीका अलग है। क्लियर, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन इज 1.44 एंड दैट फॉर अल्कोहल इज 1.36 विथ रेस्पेक्ट टू एयर, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विथ रेस्पेक्ट टू अल्कोहल। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, केरोसिन का, किसके रेस्पेक्ट में, अल्कोहल के रेस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विथ रेस्पेक्ट टू अल्कोहल, यही पूछा है ना कि रिफ्रैक्टिव, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विथ रेस्पेक्ट टू अल्कोहल। तो इसमें हम क्या करेंगे, केरोसिन का जो एयर के रेस्पेक्ट में है उसको, तो एयर के रेस्पेक्ट में कितना है 1.44, उसको हम डिवाइड कर देंगे अल्कोहल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के उससे। तो अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है एयर के रेस्पेक्ट में 1.3, उससे डिवाइड कर देंगे। यानी ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, जिसका पूछा है जिसके रेस्पेक्ट में, जैसे केरोसिन का अल्कोहल के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में है वो ऊपर लिखेंगे, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना था उसका एयर के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नीचे लिखेंगे। तो ये हो गया आपका, सॉल्व करो इसको, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा सी, आएगा 1.05।
तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आया था, तो उसी फॉर्मेट पे ये आ सकता है। जिसका पूछे उसका ऊपर, केरोसिन का पूछा था तो केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, और किसके रेस्पेक्ट में पूछा था, अल्कोहल का, तो अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। ये कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए फिर, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज मेड टू फॉल ऑन ए कॉन्केव लेंस, द इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस आपको पता ही है ऐसा होता है। अब कॉन्केव लेंस के सामने एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। अब कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग नेचर का होता है, तो ये लाइट रेस क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, और डाइवर्ज हो जाएंगी तो अगर आप इनको पीछे बढ़ाओगे तो ये जहां मिलती हुई लगेंगी या जहां से निकलती हुई दिखाई देंगी वो पॉइंट हो जाएगा फोकस। तो इमेज कहां बनेगा, फोकस ही पे तो बनेगा। तो कैसा इमेज बनेगा, रियल की वर्चुअल, वर्चुअल, ठीक है। तो हमको पूछा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड, ये तो गलत है। द इमेज इज फॉर्म्ड इज हाईली डिमिनिश्ड, हाँ फोकस पे बनेगा तो हाईली डिमिनिश्ड, करेक्ट है। द फोकल ऑफ द लेंस इज -7 सेंटीमीटर, अरे साफ साफ बोला है कि जो इमेज बन रही है वो 7 सेंटीमीटर पे बन रही है, और इमेज बनेगी फोकस पे, यानी फोकस की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से कितना है, 7 सेंटीमीटर, और ये दूरी होती है फोकल लेंथ, और वो फोकल लेंथ अब -7 नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, तो ये भी करेक्ट है। और वर्चुअल इमेज बनेगी यहां, तो मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा, प्लस, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन पहला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, और पूछा भी इनकरेक्ट है, तो हम क्या टिक करेंगे, ए टिक करेंगे, ठीक है। अब कई बच्चे ये नहीं समझ पाते सर फोकल लेंथ -7 सेंटीमीटर कैसे है। अरे क्वेश्चन में बोला है कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वो कॉन्केव लेंस से डाइवर्ज होने के बाद जो इमेज बना रही है वो कहां बना रही है, 7 सेंटीमीटर दूर पर, और पैरेलल लाइट रेज जब होती है तो इमेज बनता कहां है, फोकस पे, यानी ये फोकस की दूरी दे ही रखा है 7 सेंटीमीटर, यहां इमेज बन रहा है और यही फोकस है, तो यानी इमेज कहां बन रहा है, फोकस पे। तो इमेज की दूरी दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यानी वो फोकस पे इमेज है, तो यानी ऑप्टिकल सेंटर से उसकी दूरी दे रखा है ना 7 सेंटीमीटर, और ऑप्टिकल सेंटर से माइनस की तरफ यानी लेफ्ट जा रहे हो, तो ये दूरी -7 सेंटीमीटर नहीं हुई, तो इसीलिए फोकल लेंथ कितना हुआ, 7 सेंटीमीटर हुआ, माइनस मतलब 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लाइन कई बच्चों को नहीं समझ में आती, इसका मतलब समझ लो कि जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज हैं तो उसकी वजह से इमेज कहां बनती है, फोकस पे। अब ये जो इमेज फोकस पे बन रही है तो इमेज की जो डिस्टेंस है, इमेज अगर फोकस पे बन रही है और इमेज की डिस्टेंस दी हो तो वो डिस्टेंस फोकल लेंथ ही तो होगा, क्योंकि ये दूरी ही तो फोकल लेंथ होती है, और ये दूरी इमेज, और इमेज यहां बन रही है तो ये दूरी फोकल लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। चल आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपको यहां प्रिज्म दे रखा है, और प्रिज्म में आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी हो तो सबसे पहले ये देखो कि लाइट किधर से किधर जा रही है, तो लाइट का ये जो एरो है ये लाइट का डायरेक्शन बता रहा है। हो सकता था लाइट ऐसे भी जा रही हो, लेकिन यहां एरो को पकड़ो तो इंसिडेंट रे ये हुआ ना, तो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, ये एंगल, यही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, पी, पी है ना। अब ये एमर्जेंट रे है जो बाहर निकल रही है, इसने नॉर्मल के साथ एंगल जो बनाया वो है वाई, तो ये हो गया एंगल ऑफ एमर्जेंस, और इंसिडेंट रे ने एमर्जेंट रे के साथ ये जो एंगल बनाया ये एंगल है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा P, एंगल ऑफ एमर्जेंस हो जाएगा आपका Y, और एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा आपका Z। तो PYZ, PYZ किस ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में दिया है, तो हमारा आंसर सी। लेकिन अगर लाइट रे ऐसे जा रही होती तो फिर ये आपका होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ एमर्जेंस, और ये होता आपका फिर एंगल ऑफ डेविएशन। तो देख लेना कि लाइट रे का पाथ क्या है,
नेक्स्ट, फॉर द डायग्राम शोन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म विल बी द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। यानी अगर हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलें तो ये जो डायग्राम है इस हिसाब से जो दिया है उसके हिसाब से मैग्निफिकेशन का जो साइन होगा वो क्या होगा और उसकी सही वैल्यू क्या होगी। तो ये डायग्राम पहले देखो, ये डायग्राम देख कर लग रहा क्या है, ये लेंस है कि मिरर? मिरर है, कौन सा? कॉनकेव। और कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ है? पोल और फोकस के बीच में। तो जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है कॉनकेव मिरर के फ्रंट में, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनती है, कैसी बनती है? तो इमेज वर्चुअल बनती है और बिहाइंड द मिरर बनती है। ये देखो, तो ये वर्चुअल इमेज बनी, तो वर्चुअल इमेज बनी तो m का साइन क्या होगा? प्लस, और बड़ी बनी तो m इज ग्रेटर देन 1। अब ये किस ऑप्शन में दिया है? साइन पॉजिटिव होगा, लेस देन 1 नहीं, साइन पॉजिटिव मोर देन 1 हाँ, तो ऑप्शन होगा बी। क्लियर? कितना क्लियर है? तो आपको इमेज फॉर्मेशन क्लियर होना चाहिए, नहीं तो चुटकियों में सवाल बनते हैं अगर याद होगा तो। चलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन सम कंट्रीज इज 50 हर्ट्ज। व्हाट डज दिस मीन? किसी कंट्री में जो AC करंट है उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूं। AC करंट हमेशा अपना डायरेक्शन बदलता है और उसको हम अगर ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर ये देखें तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये निगेटिव डायरेक्शन है, मतलब यहां डायरेक्शन क्या हो गया? बदल गया। अब ये आपकी एक साइकिल है, एक साइकिल, दो साइकिल, ठीक है? तो अगर आप एक साइकिल में देखो तो कितने बार डायरेक्शन बदल रही है? एक बार कि दो बार? ये ध्यान रखने वाली बात है। तो एक साइकिल में AC करंट का एक साइकिल में दो बार डायरेक्शन चेंज होता है। कहां कहां? एक बार यहां चेंज हुआ पॉजिटिव से निगेटिव, और एक बार यहां चेंज हुआ जब ये निगेटिव से वापस से दोबारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो एक साइकिल में कितने बार डायरेक्शन चेंज करता है AC करंट? तो मैं यहां लिख देता हूं, 1 साइकिल 2 टाइम्स डायरेक्शन चेंज। टू टाइम्स डायरेक्शन चेंज। क्लियर? अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। तो अगर यहां दे रखा है कि किसी कंट्री में AC करंट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है? ऐसे ऐसे कितने साइकिल? 50 साइकिल एक सेकंड में। तो अगर 50 साइकिल होगा तो कितने बार डायरेक्शन चेंज होगा? 100 टाइम चेंज होगा, क्योंकि डबल है ना, एक साइकिल तो 2 टाइम्स डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब कि एक सेकंड में कितनी साइकिल? ये नंबर है, इसका मतलब ये नंबर ऑफ साइकिल होता है। तो ऐसे एक साइकिल, तो ऐसे ऐसे कितने साइकिल बनेगी? 50 साइकिल बनेगी एक सेकंड में। तो अगर साइकिल 50 बनेगी तो डायरेक्शन कितने बार चेंज होगा? 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज होगा। कितने सेकंड में? एक सेकंड में 100 बार डायरेक्शन बदल जाएगा। तो द करंट चेंजेस डायरेक्शन 50 टाइम्स इन ए सेकंड। गलत, 50 तो साइकिल है, डायरेक्शन तो 100 टाइम्स चेंज हो रहा है। द करंट चेंजेस डायरेक्शन 100 टाइम्स इन ए सेकंड। हाँ, एक सेकंड में 100 टाइम डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और इसे मैं ये भी कह सकता हूं कि एक डायरेक्शन को चेंज होने में कितना समय लग रहा है? 1/100 सेकेंड, एक डायरेक्शन को चेंज होने में। अगर 100 डायरेक्शन में एक सेकंड लग रहा है, मतलब एक सेकंड में 50 साइकिल, और 50 साइकिल मतलब 100 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है एक सेकंड में, तो एक डायरेक्शन 1/100 सेकंड में चेंज हो रही है। तो कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। नेक्स्ट, आपको यहां ह्यूमन आई के 4 पार्ट्स दिए गए हैं M, X, Y, Z। अब पूछा यह है कि हमारे आंखों के लेंस का जो कर्वेचर है उसे कौन मॉडिफाई कर सकता है? M, X, Y की Z। तो पहले यह समझो कि हमारे आंखों का जो फोकल लेंथ है उसका आंखों की जो लेंस है उसका फोकल लेंथ कब बदलेगा? जब हमारे लेंस का कर्वेचर चेंज हो। और कर्वेचर कब चेंज होता है?
जब हमारी सीलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या रिलैक्स करती हैं। तो सीलरी मसल्स के मूवमेंट से हमारे लेंस का कर्वेचर चेंज होता है और कर्वेचर के बदलने से फोकल लेंथ बदलती है और इसे कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब यहां आपको देखकर क्या लग रहा है कि सीलरी मसल्स कहाँ है? कहाँ है सीलरी मसल्स? ये है सीलरी मसल्स। तो ये जो एक्स दिखाया जा रहा है ये सीलरी मसल्स है। तो हमारा आंसर तो होगा सीलरी मसल्स, लेकिन इस डायग्राम में जो सीलरी मसल्स हैं वो कहाँ रिप्रेजेंट किया गया? एक्स में। तो हम क्या टिक करेंगे? एक्स टिक करेंगे। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो सीलरी मसल्स मूवमेंट करती हैं तो हमारे आंखों का जो लेंस का कर्वेचर चेंज होता है और कर्वेचर के चेंज होने से फोकल लेंथ चेंज होता है और फोकल लेंथ में जो एडजस्टमेंट हम कर पा रहे हैं, फोकल लेंथ कम ज्यादा, यही कहलाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द पावर कंज्यूम्ड बाय 2 ohm resistor in circuits is in which 1 ohm and 2 ohm resistor are connected in series with a 6 volt battery। बताओ, आपको पावर कंज्यूम कर बताना है कि 2 ohm का रजिस्टर कितना पावर कंज्यूम करेगा, जिसमें सर्किट में क्या दे रखा है कि 1 ohm और 2 ohm का जो रजिस्टर है वो आपका सीरीज में कनेक्टेड है किसके साथ? 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो आपको सबसे पहला काम करना है डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बना लिया आपने, जिसमें 1 ohm और 2 ohm सीरीज में है किसके साथ? 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। अब आपको पूछा है कि 2 ohm का रजिस्टर कितना पावर कंज्यूम करेगा, पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? VI होता है और एक फॉर्मूला और होता है, V की जगह मैं IR पुट कर दूं तो यही फॉर्मूला हो जाएगा I²R। तो R तो 2 ohm हो गया, जिसका R उसी का पावर। तो मुझे इसका पावर निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा। अब मुझे बस कहीं से ये पता चल जाए कि इस 2 ohm में कितना करंट जा रहा है तो मेरा काम बन जाएगा। अब करंट कैसे निकालूं? अब क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है तो जो करंट इन दोनों के इक्विवेलेंट में जाएगा वही 1 में भी जाएगा, वही 2 में भी जाएगा। तो मैं इक्विवेलेंट करंट मतलब सर्किट का करंट निकाल लूं। तो सर्किट का करंट निकालने के लिए मैं यहां इन दोनों का इक्विवेलेंट ले लूं। तो V हो गया 6, I निकालना है और R इक्विवेलेंट, तो 2 और 1 सीरीज में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 ohm। तो यहां से I आ जाएगा आपका 2 एम्पियर। क्लियर? तो अगर 2 एम्पियर इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में उतना करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, तो इनके इंडिविजुअल में भी 2 एम्पियर फ्लो होगा। कहने का मतलब ये है, समझो बात को, कि अगर मैं इस सर्किट को चाहूं तो ऐसे भी बना सकता हूं ना कि 2 और 1 का इक्विवेलेंट 3 ohm और ये 6 वोल्ट की बैटरी। तो हमने जब करंट निकाला कि इस सर्किट में कितना करंट है तो वो करंट है 2 एम्पियर। तो 3 ohm में कितना करंट जा रहा है? 2 एम्पियर। तो फिर 3 ohm कहां से आया? इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन से ही आया ना। तो अगर यहां 2 एम्पियर जा रहा है तो इन दोनों में भी कितना जाएगा? 2 एम्पियर ही तो जाएगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। अब मैंने 2 ohm में करंट निकाल लिया, रेजिस्टेंस मुझे पता है, पावर निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। तो पावर हो जाएगा आपका I²। I कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर इंटू R, R कितना है? 2। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, तो पावर हो जाएगा 8 वॉट। तो ये रहा हमारा डी ऑप्शन। क्लियर? कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। जिसने इस क्वेश्चन को नहीं पकड़ा, नहीं सॉल्व किया, एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाएगा। क्लियर? तो आपको करंट निकाल कर सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास 10th साइंस में जो फिजिक्स के जो 4 चैप्टर है उनके टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हुई और टॉपिक का रिवीजन भी हुआ। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सेशन में क्या अच्छा लगा, क्या आपने सीखा, और ऐसे मोर वीडियोस में लाता रहूंगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जुड़े रहिए राघवेंद्र सर के साथ ओनली ऑन अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।